आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 2015 दिसंबर का तीसरा प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हूँ और इस प्रश्न पत्र में कुल टोटल 75 प्रश्न हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन परीक्षार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इस समय परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ गई हैं, तो इन पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक हिसाब से परख भी सकते हैं और कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट के रूप में इसे आप लगा भी सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ या फिर द और ध। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प और फ। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? विभक्ति विचार, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश या फिर हिंदी व्याकरण। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। इस प्रश्न पत्र में आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है और जो उत्तरोत्तर परीक्षाओं में लगातार बढ़ता ही गया है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न कठिन ही होते हैं, कठिन ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक सरलता से कठिनता की तरफ जो हमारा लेवल चलता है वो अब कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि प्रश्नों का जो प्रारूप है वो अब निसंदेह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। बहरहाल हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर बच्चन सिंह। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। जिन लोगों ने आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा वो निसंदेह इस पर अपना मत जरूर व्यक्त करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 5 है कि बालचंद विज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? स्वयंभू, नरपतिनाल, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यापति। प्रश्न संख्या 6 है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? ए पृथ्वीराज रासो, दूसरा है कीर्ति पताका, तीसरा है बीसल देव रासो और चौथा है खुमान रासो। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना मत व्यक्त किया है कि ये शुक शुकी संवाद के रूप में वर्णित है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस पृथ्वीराज रासो के जिस भाग में शुक शुकी संवाद है वो तो प्रमाणिक है और जो शुक शुकी संवाद उसमें नहीं दिया गया है वो अर्ध प्रमाणिक है। तो इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान ने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है। तो ये यहाँ से प्रश्न पक्का है कि फंसने वाले पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप कृपया ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? ए छंद के रूप में, दूसरा है कथा के एक अंश के रूप में, तीसरा है छेदन के अर्थ में और चौथा है एक कड़वड़क के अर्थ में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छेदन के अर्थ में। प्रश्न संख्या 8 है कि संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ पंथ और सखी संप्रदाय। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाथ पंथ। जिन लोगों ने थोड़ा डीपली पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, वैसे तो सभी ने डीपली पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि नाथ पंथ से ही कहीं ना कहीं आगे चल के संत काव्यधारा का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साँच झूठे समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? कबीरदास, रहीम, जायसी, दादू दयाल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादू दयाल।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या फिर मध्वाचार्य? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्वाचार्य। मधु देता है अर्थात इन्होंने द्वैताद्वैत अपना दर्शन दिया था। प्रश्न संख्या 11 है, कहाँ करो बैकुंठई जाए, जह नहीं नंद जहाँ नंद सोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। उपर्युक्त का पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास, परमानंद दास, नंद दास या फिर रसखान? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परमानंद दास। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर शेख नवी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शेख नवी। प्रश्न संख्या 13 है, गगन होता नहीं मही होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर कान्हावत? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अखरावत। मित्रों, इसमें अखरावत को हम अक्षरावत के रूप में भी ले सकते हैं और इस काव्य कृति में उन्होंने वर्णमाला के एक एक अक्षर से काव्य कृति की है। प्रश्न संख्या 14 है, कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रहीम दास। आप इस प्रश्न पत्र में देख रहे होंगे कि काव्य पंक्तियाँ मात्र 14 प्रश्न में 2 या 3 पूछ ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों के प्रारूप बदलते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि परीक्षा की नज़र जहाँ पड़ जाए प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास। ये गूगली टाइप का प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करता है और इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कृपया ज़रूर याद रखें क्योंकि इसमें गोरखनाथ को रख के और ऑप्शन में भी देख के उन्हें पूरा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। और कबीरदास तो हमेशा ही ऐसे लगेंगे कि नहीं नहीं ये पंक्ति तो इन्हीं की होगी, लेकिन यहाँ पे गूगली है, ये पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 16 है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जायसी, क्योंकि ये थे तो मुसलमान लेकिन इन्होंने हिंदू आध्यात्मिक कह सकते हैं कि परिवेष्टिका को अपनाकर अपनी सूफी काव्य को लिखा था। तो निसंदेह ये काव्य पंक्ति, ये जो आचार्य शुक्ल की उक्ति है, इनके बारे में बहुत ही फेमस है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कति, मोह अकुलानि समानय, नीर सनेही कुलाय कलंक निराश हुए कायर त्यागत प्राणय। नीर सनेही में कौन सा अलंकार है? अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या फिर श्लेष और वक्रोक्ति? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सभंग पद श्लेष। जैसा कि श्लेष के कई रूप होते हैं तो उन्हीं रूपों में से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में से किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर काव्य भेद? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वांग विवेचन। प्रश्न संख्या 19 है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या फिर बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र बहुत कम है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक। और जो भाषा इनकी चलती ये लिखी गई है शुक्ल के द्वारा, ये मात्र बिहारी के संबंध में ना होकर कितने कवियों के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी जो उक्ति है कह सकते हैं कि बहुत ही उलझाने वाली है। तो आचार्य शुक्ल की उक्ति को हम चलती होने पर जहाँ अगर वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो समझ जाइए कि आचार्य शुक्ल का 100% नहीं तो कम से कम 80% तो इनका हो ही सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, समय कलह एक राज में राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली या फिर नागरी दास? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागरी दास। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उस बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। देखिए, मैं यही बात ऊपर के प्रश्न में बता रही थी कि जहाँ कहीं भी अगर आपको कह सकते हैं कि कोट में अगर चलता शब्द देखने को मिल जाए कि चलती थी या फिर बहुत ही ऐसी थी, तो आप समझ जाइए कि आचार्य शुक्ल का कोट हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया गया। तो निसंदेह आचार्य शुक्ल का कोट है। ये बहुत ही फंसाने वाले मित्रों कोट करते हैं, कृपया आप ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या 22 है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये उन्होंने व्यंग्य के रूप में निबंध लिखा था। प्रश्न संख्या 23 है कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सी हिरन हो अंत खिली। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 24 है कि देहाती दुनिया के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 25 है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से हैं? मैला आंचल, कालकथा, पीढ़ियां इन्हीं हथियारों से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैला आंचल, जो कि रेणु द्वारा लिखा गया है। इसमें मेरीगंज का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी नहीं है? लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकास, जॉक दरिदा या फिर इप्पोलित तेन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज लुकाच। प्रश्न संख्या 27 है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या फिर एशिया प्रवास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोप प्रवास। प्रश्न संख्या 28 है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, 1912, 1914 या फिर 1920। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1914 ईस्वी, जो कि हीरा डोम द्वारा लिखित कविता है और दलित कविता के अंतर्गत ये कविता आती है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल पसीना। प्रश्न संख्या 30 है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? सुशीला टाक भोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनामिका। प्रश्न संख्या 31 है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? विषय विषस्य विषमौषधम, नीलदेवी, अंधेर नगरी या फिर भारत दुर्दशा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास, कविता। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक द्वारा सन 1991 में लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? राज नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र, संतान या फिर कैंप। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोमड़ वेश, यानी कि दी फॉक्स या फिर वालपोनी इसका दूसरा नाम हो सकता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली या फिर तौलिया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया एकांकी है। और इसमें जो हमारे संयुक्त परिवार हैं, जो उसमें जब एकजुट लोग रहते हैं तो क्या समस्याएं उभर के आती हैं, परिवार टूटता कहाँ से है या फिर उसमें एकता कहाँ से हो सकती है, इन सब बातों को उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया है। प्रश्न संख्या 35 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, माफ कीजिएगा 1795, 1772, 1817 या फिर 1840। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1817 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रिम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिम्बलर। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्ग, रोला बर्थ, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो, रेमसन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोला बर्थ। मित्रों, जैसा कि पता है जो तीसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें टोटल 75 प्रश्न है, तो इस कारण से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। कृपया आप धीरज बना के थोड़ी धैर्यता के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो किसी न किसी तरह हमारे लिए दवाई का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है कि ध्वन्यालोक की शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं शताब्दी? तो ध्वन्यालोक निसंदेह आनंदवर्धन की कृति है और इसका जो समय काल है वो 9वीं शताब्दी है। प्रश्न संख्या 40 है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारी वाजपेयी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा, जो कि एक मार्क्सवादी आलोचक है। मित्रों, आप इनकी जो कह सकते हैं कि जो इनके आलोचना ग्रंथ है उन्हें आप डीपली ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इनके आलोचना ग्रंथों से कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है? हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश, मधुमालती या फिर मृगावती? तो ये 4 रचनाएं हमें इन्हें अनुक्रम में लगाना है। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले आएगा जयचंद्र प्रकाश, फिर मृगावती, फिर मधुमालती और लास्ट में है हंस जवाहिर। प्रश्न संख्या 42 है कि जन्मकाल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही क्रम है? इसमें 4 कवि हैं, जगनी, खुसरो, श्रीधर, चंद बरदाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले आएंगे चंद बरदाई, फिर हैं जगनी, फिर खुसरो हैं, फिर श्रीधर हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएंगे बिहारी 1555, फिर चिंतामणि है, फिर मतीराम है, फिर घनानंद 1689 लास्ट में आएंगे। प्रश्न संख्या 44 है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्न रचनाकारों का सही क्रम है? गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, वैताल। ये 4 कवि हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले गोविंद स्वामी, फिर आलम है, फिर गुमान मिश्र है, फिर वैताल हैं। प्रश्न संख्या 45 है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। तो अगर इनका हम अनुक्रम लगाएंगे तो इनका अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले परमानंद दास जो कि चतुर्भुज दास से बड़े थे, फिर छित स्वामी, फिर गोविंद स्वामी। प्रश्न संख्या 46 है कि रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले ढलती रात, फिर स्वप्नमयी, फिर कोई और लास्ट में है अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 47 है कि कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। ये 4 कथाकार हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले आएंगे विष्णु प्रभाकर, फिर धर्मवीर भारती, फिर मन्नू भंडारी और लास्ट में है नरेंद्र कोहली। प्रश्न संख्या 48 है कि रचनाकाल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है? सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। तो ये 4 उपन्यास हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएगा नूतन ब्रह्मचारी, फिर अधकिला फूल, फिर सेवा सदन, फिर बूंद और समुद्र। प्रश्न संख्या 49 है कि रचनाकाल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। इन कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले आएगा ये तेरे प्रतिरूप, फिर भूख के 3 दिन, फिर सतह से उठता आदमी, फिर एक धनी व्यक्ति का बयान। प्रश्न संख्या 50 है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर। ये 4 इसमें रखे गए हैं काव्य ग्रंथ और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएगा प्रेम पथिक, फिर झरना है, फिर आंसू है, फिर लहर है। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? युगांत, स्वर्ण धूलि, सत्यकाम, लोकायतन। ये 4 पंत के इसमें रखे गए हैं, कह सकते हैं कि रचनाएं, और इनका अगर हम सही अनुक्रम लगाएं तो सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, युगांत, जो कि 1936 में लिखी गई कृति है। इसी से छायावाद का पतन माना जाता है और युगांत को कह सकते हैं कि छायावाद का मृत्यु का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। फिर है स्वर्ण धूलि, फिर लोकायतन है, फिर सत्य काम है।
प्रश्न संख्या 52 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न संख्या 53 है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। त्रिशंकु, आला अवसर, भूख, आग और विश्ववंश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले त्रिशंकु, फिर आला अवसर, भूख, आग है और लास्ट में विश्ववंश। प्रश्न संख्या 54 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रिवोल्यूशन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और लास्ट में आएगा रिवोल्यूशन। प्रश्न संख्या 55 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रस मीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा कालिदास की निरंकुशता, फिर रस मीमांसा, शुद्ध कविता की खोज और लास्ट में आएगा हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। प्रश्न संख्या 56 से अब मित्रों 56 से पूरे 65 तक स्थापना और तर्क के प्रश्न दिए गए हैं कोड में और हमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 56 की स्थापना है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, क्योंकि तर्क है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन एकदम सही हैं। प्रश्न संख्या 57 है स्थापना है कि काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क है क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए तो सही है लेकिन आर एकदम गलत है। प्रश्न संख्या 58 स्थापना है कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में घुसता है। तर्क है क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी की सौंदर्यवर्धन के लिए न तो उतने उपयोगी हैं और न कालजयी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों तथ्य गलत हैं। प्रश्न संख्या 59 है स्थापना है कि आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क है क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों कथन एकदम सही हैं। प्रश्न संख्या 60 है स्थापना है कि साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। तर्क है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 61 है आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और आर भी एकदम सही है। प्रश्न संख्या 62 है भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही, ये स्थापना है। तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है लेकिन आर गलत है। जैसे कि भारतेंदु युगीन में खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, तो ये स्थापना तो इसकी सही है, लेकिन अगर इसका हम तर्क देखें कि बहुत सारे कवि ब्रज क्षेत्र के थे तो ये सही नहीं है क्योंकि भारतेंदु मंडल में प्रेमघन चौधरी हैं और बाकी सारे कवि हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो ये सब ब्रज क्षेत्र के नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है स्थापना है कि शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। तर्क है क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 64 है जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, ये स्थापना है। तर्क है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 65 है
स्थापना है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क है क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 66 है, निम्न सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमिलित कीजिए। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वैत वल्लभाचार्य, माफ कीजिएगा, द्वैत मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो ये कृष्ण काव्य धारा के कुछ प्रमुख दर्शन और उनके व्याख्याता हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो कृपया आप इन्हें जरूर बारीकी से पढ़ें। प्रश्न संख्या 67 है, निम्न रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। चतुर्भुजदास, मीराबाई, श्री भट्ट, नंददास। और अगर इनकी हम रचनाओं का सुमिलन करें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्भुजदास द्वादश यश, मीराबाई राग गोविंद, श्री भट्ट युगल शतक और नंददास अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। हित तरंगिणी, सुदामा चरित्र, माधवानल, कामकंदला, विज्ञान गीता। अगर इसका हम सुमिलन देखें तो इसका सुमिलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हित तरंगिणी कृपाराम, जिसे कि रीतिकाल का प्रथम कह सकते हैं कि रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है हित तरंगिणी को कृपाराम की। और सुदामा चरित्र हो जाएगा नरोत्तम दास, माधवानंद कामकंदला आलम, विज्ञान गीता निसंदेह केशवदास की है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। अर्धकथानक, काव्यकल्पद्रुम, अलग शतक या फिर बारहमासा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धकथानक बनारसी दास, काव्यकल्पद्रुम सेनापति, अलग शतक मुबारक, बारहमासा सुंदर। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। राठौड़ी ख्यात, विराट पुरुष, पुष्पदंत, जिनदत्त सूरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राठौड़ा ख्यात दयालदास, विराट पुरुष गोरखनाथ, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। प्रश्न संख्या 71 है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं। इस प्रश्न पत्र में मित्रों मैं देख रहा हूँ कि टोटल 3 या 4 बार काव्य पंक्तियां पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 71। वैष्णव सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। प्रथम रश्मि का आना रेगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। फिर है कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इसे मैं छोटा कर लूँ ताकि मिलान करने में आसानी हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैष्णव सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, ये गुप्त जी की पंक्तियां हैं। और तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, ये निसंदेह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। फिर है कि प्रथम रश्मि का आना रेगिणी, ये पंत की पंक्तियां हैं। और क्या अमरों का लोक मिटेगा, ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और अद्यतन। इसका अगर हम मिलान करें तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साहित्य का समाजशास्त्र नगेंद्र का है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की है, आधुनिक हिंदी कविता में
बिंब विधान केदारनाथ सिंह का है और अद्यतन अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। छप्पर, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी से राजभवन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छप्पर जयप्रकाश करदम, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय और झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद गुप्त का कृति है। तो ये सारी दलित संबंधी काव्य कृतियाँ हैं या फिर कह सकते हैं गद्य कृतियाँ हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का घटवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यारों के यार कृष्णा सोपती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह और कोसी का घटवार शेखर जोशी। प्रश्न संख्या 75 है, निम्न संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। ये आषाढ़ का एक दिन का पंक्ति है। और अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये चंद्रगुप्त की पंक्ति है। और नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, ये लहरों के राजहंस से ली गई पंक्ति है। तो ये थे टोटल आज के 75 प्रश्न। जिन परीक्षार्थियों ने इस वीडियो को बहुत ही धैर्यता के साथ देखा है, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और कृपया इस चैनल पर ज़रूर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें इस